एक कमरे वाली गरीब बहू को मिला बड़े बंगले वाला ससुराल। ये है इस शहर का सबसे आलीशान और सबसे बड़ा बंगला। और हॉल में जो कोट पैंट पहने बैठे हैं वो हैं इस बंगले के मालिक पृथ्वीराज वर्धन। और जो स्टाइलिश साड़ी, सोने का हार, सोने का बाजूबंद, सोने की चूड़ियां और कंगन, सोने का मंगलसूत्र पहने बैठी हैं वो हैं इस घर की मालकिन आस्था। लगता है अब इसका बंटवारा करने का वक्त आ गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो सोच रही हूँ जितनी जल्दी ये काम हो जाए उतना ही अच्छा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं श्रीमती जी। मैं बहुत जल्दी बंटवारे का इंतजाम करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये शादी हो जाए। उन दोनों की बातें उनसे कुछ दूर खड़ी स्टाइलिश साड़ी और आस्था जी की तरह ही गोल्ड ज्वेलरी पहने उनकी बड़ी बहू अंजलि सुन रही थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस हर्षवर्धन बंगले का बंटवारा होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये है नेहा और आनंद जो मजदूरी करने जा रहे हैं, और ये सुबह के नाश्ते के झूठे बर्तन लेकर सलवार सूट पहने निकली इनकी बड़ी बेटी स्वाति। अब ये घर के सामने बने ओटले पर ही हमेशा की तरह झूठे बर्तन धोएगी और गंदा पानी भी बहाएगी, जिस वजह से अपने घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी पड़ोसन ज्योति। ये तू क्या कर रही है स्वाति? तू बर्तन घर के सामने मत धोया कर, गंदा पानी पूरी रोड पर फैलता और बदबू भी आती है। घर के सामने बर्तन ना धोऊं तो कहाँ धोऊं ज्योति आंटी? मेरे घर के साथ साथ बाथरूम भी छोटा है, उसके अंदर बर्तन धोते नहीं बनते। मेरी मजबूरी समझा करो। भगवान भी कमाल करता है, किसी को हर्षवर्धन जैसे बंगले में पैदा करता है तो किसी को तेरे जैसे गरीब बनाकर भेजता है। भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं ज्योति आंटी? हर्षवर्धन बंगले में रह रहे लोगों का हर काम के लिए एक अलग कमरा है, हर कमरे में एक आलीशान बाथरूम, इनबिल्ट एंटरटेनमेंट रूम, 3 हॉल, पेंट हाउस, डाइनिंग हॉल और ना जाने क्या क्या उस बंगले में। हर्षवर्धन बंगले के बारे में इतना कुछ आपको कैसे पता ज्योति आंटी? मेरे भाई का बेटा वहाँ नौकरी करता है। इधर ज्योति स्वाति को हर्षवर्धन हवेली के बारे में बता रही थी। उधर जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर उसके माता पिता नेहा और आनंद काम कर रहे थे वहाँ ठेकेदार अशोक और बिल्डर संदीप। जैसा मैंने आपको हर्षवर्धन हवेली का मिनी मैप दिया था, ठीक वैसे ही हूबहू छोटी हवेली आपको बनाना है। आप बेफिक्र रहो संदीप जी, आपने जो डिजाइन मुझे दिया है मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बंगला बनाकर दूंगा। उन दोनों की बातें सुनकर सिर पर सीमेंट की बोरी रखे नेहा और आनंद। ये हम इस साल की चौथी ऐसी बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं जो हर्षवर्धन हवेली की नकल होगी। इतना कहकर वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। 5 बजते ही छुट्टी होने पर नेहा और आनंद अपने घर के लिए पैदल ही निकलते हैं। जब तक वो घर पहुंचते हैं तब तक शाम के 6 बज जाते हैं। उनके घर पहुंचने से पहले ही स्वाति ने घर के कोने में बने चूल्हा स्टैंड पर रखे गैस चूल्हे पर सब्जी और रोटी बना ली थी। मम्मी पापा आप दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। नेहा और आनंद घर के छोटे से बाथरूम में रखे एक बाल्टी पानी से हाथ और मुंह धोकर आते हैं और अपने बेटे अजय और बेटी स्वाति के साथ फर्श पर चटाई बिछाकर उस पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब आराम से सोऊंगा। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। स्वाति झूठे बर्तन एक तरफ रखकर चटाई के ऊपर ही बिछौना बिछा देती है, जिस पर लेटते ही नेहा और स्वाति गहरी नींद में सो जाते हैं। अजय पढ़ाई करने लगता है, जब तक स्वाति भी सुबह की तरह ही ओटले में झूठे बर्तन धोकर उन्हें गैस स्टैंड के पास रखकर। अजय रात बहुत होगी, चल अब तू भी सो जा, सुबह कॉलेज भी जाना है। स्वाति अपनी माँ के बगल में और अजय अपने पिता के बगल में लेटकर सो जाता है। रात में 2 बजे प्यास की वजह से नेहा की नींद खुल जाती है। तभी वो देखती है कि स्वाति का कुर्ता ऊपर हो गया था और उसका पेट दिख रहा था। स्वाति का कुर्ता नीचे करते हुए, हे भगवान, मेरी पूरी जिंदगी इस गरीबी और मजदूरी में ही बीत गई, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करना। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक कमरे वाले घर में बिताई है, लेकिन ससुराल उसको ऐसा देना कि जहां कम से कम उसका एक अपना अलग कमरा हो और वो चैन से रह सके। अब ऐसे ही सोचती हुई नेहा सो जाती है। अगली सुबह अपने मम्मी पापा के काम पर और छोटे भाई के कॉलेज जाने के बाद स्वाति घर के सामने वाले ओटले पर कपड़े धो रही थी कि तभी वहां से गुजर रही कार पर उससे गंदे पानी के छींटे पड़ जाते हैं। उसके घर से कुछ दूरी पर कार रुकती है। घबराई हुई स्वाति कार के पास जाकर, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से गंदे पानी का छींटा आपकी कार पर पड़ गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। कार का दरवाजा खोलकर रॉयल बंगाली साड़ी और बंगाली गोल्डन ज्वेलरी पहने अंजलि बाहर निकलती है। अरे आप तो हर्षवर्धन हवेली की बड़ी बहू अंजलि जी हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं और कार पर सिर्फ गंदा पानी ही तो पड़ा है,
कौन सा कोई बड़ा नुकसान हो गया, आप शांत रहिए। मैंने जैसा सुना था हर्षवर्धन हवेली की बहू बिल्कुल वैसी है, एकदम सभ्य और शांत। तभी वहां अजय प्लाई लेकर पहुंचता है। दीदी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तू तो कॉलेज गया था ना, और ये क्या उठा लाया? अरे दीदी मैं कॉलेज ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली कबाड़ी की दुकान में ये बहुत सस्ते कीमत पर बिक रही थी, तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। अब ना हमारा जो एक कमरे का घर है उसी में 2-2 कमरे हो जाएंगे। तू कहना क्या चाहता है, मैं समझी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस प्लाई से कमरे के बीच में एक पार्टीशन बना दूंगा, जिससे न तुम्हारे लिए एक अलग कमरा बन जाएगा। तुम वहां आराम से रह सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारी प्राइवेसी बनी रहेगी। तू पागल है क्या? मेरे होते हुए एक कमरे के घर के 2 कमरे नहीं होंगे। जैसे हम एक साथ रहते आए हैं, एक साथ खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक ऐसा ही रहेगा। हम सब एक साथ ही रहेंगे। स्वाति की बातें सुनकर अंजलि उससे इम्प्रेस हो जाती है। ये लड़की भले ही गरीब है, लेकिन इसकी सोच कितनी अच्छी है, ये मेरे काम आएगी। सोचती हुई अंजलि कार में बैठकर वहां से हर्षवर्धन हवेली चली जाती है। वहां हॉल में कोट पैंट पहने पृथ्वीराज स्टाइलिश साड़ी और उसी की मैचिंग गोल्डन ज्वेलरी पहने आस्था सोफे पर बैठे आईपैड में लड़कियों के बायोडेटा अपने बेटे आयुष्मान को दिखा रहे हैं। वो भी पैंट शर्ट पहने बैठा है, फोटो स्लाइड करते हुए आस्था। ये लड़की अच्छी नहीं है, ये लड़की भी अच्छी नहीं है। ये ओबरॉयज की लड़की है, लेकिन ये लोग बहुत घमंडी हैं। ये तो सिंघानिया की बेटी रूबी है। ये लोग कुछ ज्यादा ही मॉडर्न ख्यालों के हैं। हमें अपने घर में ऐसी लड़की नहीं चाहिए। उन लोगों की बातें सुनकर उनके पास जाकर अंजलि, सासू माँ अगर आप कहो तो मैं एक रिश्ता बताऊं। मैंने आज एक लड़की देखी जो इस घर की बहू बनने लायक है। तो फिर जल्दी बताओ बहू, देर क्यों कर रही हो? इसलिए क्योंकि वो लड़की हमारे जैसी रईस नहीं है, बहुत गरीब है। अगर आपको पसंद आए तो वो इस घर की बहू बन सकती है। बहू, तुम जानती हो ना कि हमारे घर का स्टैंडर्ड क्या है, फिर तुम एक गरीब लड़की को। हाँ बहू, अपने स्टेटस का तो ख्याल करो। उन लोगों की बातें सुनकर अंजलि की नंद रत्ना भी स्टाइलिश गाउन पहने वहां आती है। भाभी जी आप जानती हो ना हर्षवर्धन हवेली के स्टैंडर्ड के बारे में। अगर गरीब घर की बहू आ जाएगी, मतलब मेरी भाभी बन जाएगी, तो फिर मैं उसे अपने फ्रेंड से कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी? क्या कहूंगी उनसे कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? भाभी जी आप रॉयल फैमिली से हैं, आपको इस घर का रहन सहन पता है। मुझे गरीब घर की लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो अपने ही लेवल की पत्नी चाहिए। देखिए, अमीर घर में पैदा होना और गरीब घर में पैदा होना सब किस्मत की बात है। आप अमीर घर में पैदा हुए, आपकी किस्मत, और वो गरीब घर में पैदा हुई, वो उसकी किस्मत। लेकिन अगर वो इस घर की बहू बनकर यहाँ आ जाएगी तो हम एक गरीब लड़की की जिंदगी संवार देंगे। और इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि उसे यहाँ का रहन सहन सब अच्छी तरह से मैं सिखा दूंगी। लेकिन बहू, उसकी खानदान, फैमिली, पापा जी, वो लड़की एक बार हर्षवर्धन खानदान से जुड़ जाए, वो भला किसी खानदान की पहचान की मोहताज कहाँ रहेगी? फिर तो वो भी हर्षवर्धन खानदान के नाम से जानी जाएगी। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो बहू, लेकिन शादी तो आयुष्मान को करनी है। वो बताएगा क्या करना है। भाभी जी आप अगर कोई फैसला आपने लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए भाभी जी जो कहेंगी मैं वो करूंगा। ठीक है बहू, तुमने अगर कोई लड़की पसंद की है तो फिर तुम ही उसके घर वालों से रिश्ते की बात कर लो। फिर तो मैं आज ही रिश्ते की बात पक्की कर लूंगी। अंजलि स्वाति के घर के लिए निकलती है। स्वाति के मम्मी पापा वहीं फटे पुराने कपड़े पहने कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट की बोरियां सिर पर रखे अपने 2 साथियों ललित और लखन की बात सुन रहे हैं। मैंने सुना है अब हर्षवर्धन बंगले के छोटे बेटे के लिए लड़की देखी जा रही है। अरे इसका मतलब जैसे उसके बड़े भाई की शादी हुई थी, वैसे ही उसकी शादी में भी उसके माता पिता गरीबों को दान करेंगे। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अंजलि की कार आकर रुकती है। कार से उतरकर अंजलि, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेहा जी और आनंद जी इस वक्त मुझे कहाँ पर मिलेंगे? अरे ये तो हर्षवर्धन खानदान की बहू है, भला इन्हें नेहा और आनंद से क्या काम? नेहा और आनंद की तरफ इशारा करके, यही है नेहा और आनंद। मैं आपसे मिलने आपके घर गई थी तो आपकी बेटी से पता चला कि आप यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, तो मैं आपसे मिलने यहीं चली आई। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। जी मेम साहब, बताइए आपको हमसे क्या काम है? देखिए, मैं घुमा फिरा की बात नहीं करूंगी। मैं अपने देवर के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। ये कैसा मजाक है मेम साहब? देखिए मेम साहब, हम गरीबों से इस तरह का मजाक अच्छा नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं सच में अपने देवर की शादी आपकी बेटी से करवाना चाहती हूँ। मेम साहब, आपने हमारी बेटी को कब देखा?
और उसमें ऐसा क्या देखा कि उसे एक कमरे के घर में रहने वाली को हर्षवर्धन हवेली की बहू बनाने का फैसला कर लिया? मैं आज सुबह ही आपकी बेटी से मिली हूँ और मुझे उसमें अपनी देवरानी बनने के सारे गुण दिखे और मैं कोई सही फैसला करने में देर नहीं करती। अब आप अपना फैसला बताइए। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? अगर ये सपना है तो मैं सपने में ही अपनी बेटी को हर्षवर्धन हवेली की बहू बनते देखना चाहता हूँ। भगवान करे ये सपना कभी कभी ना खत्म हो। इसका मतलब आपने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी है। किस्मत एक गरीब का दरवाजा खटखटाए और वो गरीब दरवाजा न खोले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ठीक है, फिर मैं आज से ही हर्षवर्धन हवेली में शादी की तैयारियां शुरू करवाती हूँ। और हाँ, आपको शादी में होने वाले खर्च की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस शादी का खर्चा हर्षवर्धन खानदान ही उठाएगा। हर्षवर्धन बंगले को वहां के नौकर संतोष, काजल, मुस्कान, अजय और रोहन फूलों की माला से सजाने लगते हैं। गार्डन की घास लॉन मोवर से कट करते हैं। पूरी हवेली में लाइट्स लगाते हैं। नौकरों को काम करता देख डिजाइनर साड़ी और उसी की मैचिंग गोल्डन ज्वेलरी पहने अंजलि। सारी तैयारियां अच्छे से होनी चाहिए। मेरे इकलौते देवर की शादी है, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी वहां अंजलि का पति विवेक आता है। अंजलि, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। सब तैयारियां प्लान के हिसाब से ही चल रही हैं। सुबह से लगी हुई हो, थोड़ा आराम कर लो। अभी मैं आराम कैसे कर सकती हूँ विवेक? अभी मुझे शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ ध्यान रखो, मैं सासू माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। अंजलि अपनी सास को साथ लेकर कार से शहर के सबसे अच्छे ज्वेलर से स्वाति के लिए सोने की ज्वेलरी जैसे कमरबंद, बाजूबंद, मंगलसूत्र, नाक की नथ, कान के झुमके, हार, कंगन, चूड़ियां, अंगूठियां, पायल और बिछिया खरीदती है। ज्वेलरी शॉप के बाहर ज्वेलरी से भरा बैग पकड़े अंजलि। मेरी होने वाली देवरानी के गहनों की शॉपिंग तो हो गई, अब उसके और देवर जी के लिए डिजाइनर लहंगा और उसकी मैचिंग शेरवानी खरीदना बाकी है। बहू, तुम्हें इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी ही शादी हो। सासू माँ, मैं खुश क्यों ना हूँ, मेरा प्लान जो सक्सेसफुल होने वाला है। अंजलि शादी की शॉपिंग में बिजी थी तो बंगले सजाने के बाद सभी सर्वेंट स्वाति के घर को भी फूलों और लाइटों से सजा देते हैं और फिर स्वाति के घर के सामने ही गुलाब के फूलों से शादी का मंडप तैयार करते हैं। हर्षवर्धन हवेली के सर्वेंट्स को मंडप सजाता देखकर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी स्वाति को पड़ोसन ज्योति नेहा से, तेरी बेटी के तो भाग्य ही चमक गए। वो पूरी जिंदगी हर एक चीज के लिए तरसी और आज वो ऐसे घर में जाएगी जहाँ भगवान ने हर चीज जरूरत से ज्यादा दी है। हर्षवर्धन हवेली सज चुकी थी। स्वाति का घर बारात की मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार था। शाम होते ही डिजाइनर साड़ी की मैचिंग ज्वेलरी पहने आस्था, कोट पैंट पहने पृथ्वीराज और विवेक, डिजाइनर लहंगा और उसकी मैचिंग ज्वेलरी पहने अंजलि, गाउन का मैचिंग नेकलेस पहने रत्ना और हर्षवर्धन हवेली के सभी नौकर डिजाइनर इंडो वेस्टर्न शेरवानी पहने घोड़ी पर सवार आयुष्मान की बारात लेकर स्वाति के घर पहुंचते हैं। स्वाति भी डिजाइनर लहंगा और अंजलि के खरीदे हुए गहने पहने मंडप में आयुष्मान का इंतजार कर रही थी। उसी के पास नई साड़ी, नई शर्ट पैंट और कुर्ता पजामा पहने उसके भाई और मम्मी पापा भी बैठे थे। अब 7 फेरे लेकर स्वाति आयुष्मान के साथ अपने घर से विदा होकर हर्षवर्धन बंगले में जाती है। बंगले के हॉल की तरह ही फर्निश्ड और आलीशान बेडरूम के बेड में स्वाति पहली सुबह नींद खुलते ही नहाने के लिए बाथरूम ढूंढती है। जैसे स्वाति बेडरूम से अटैच वॉशरूम की दरवाजा खोलती है तो उसे दिखता है जकूजी, बाथटब, शावर और चमचमाती फर्श। ये क्या है भला? यहाँ करते क्या होंगे? ज्योति आंटी ने मुझे बताया था कि हर्षवर्धन बंगले में हर काम के लिए अलग कमरा होता है, तो इस कमरे का बाथरूम भी अलग कमरे में ही होगा। ये सोचकर स्वाति एक हाथ में साड़ी लिए और दूसरे में टॉवल बाथरूम ढूंढने निकल पड़ती है। स्वाति पहला दरवाजा खोलती है तो उसे दिखता है मिनी थिएटर। इस कमरे में क्या इतनी सारी कुर्सियां रखी हुई हैं? फिर दूसरे दरवाजे के पीछे दिखता है फुली फर्निश्ड मॉड्यूलर किचन। अब ये कौन सा कमरा है? दिखने में तो किचन लग रहा है। नहाने के बाद ही किचन के अंदर कदम रखूंगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एंटरटेनमेंट रूम में पूल टेबल देखकर, बड़ी अजीब सी टेबल है, इसका क्या इस्तेमाल होता होगा? बड़े लोग हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। चौथे दरवाजे के पीछे स्वाति देखती है पेंटिंग्स का कलेक्शन। अब एक एक करके स्वाति ने फर्स्ट फ्लोर के सभी कमरों के दरवाजे खोलकर देखे, लेकिन उन कमरों में उसे बाथरूम कहीं नहीं दिखता। तभी वो निराश वापस अपने बेडरूम में आ जाती है। तब तक आयुष्मान की नींद भी खुल चुकी थी। नाइट ड्रेस पहने आयुष्मान, स्वाति ये तुम साड़ी और टॉवल ये कहां से चली आ रही हो? इस कमरे में बाथरूम नहीं था तो मैं बाथरूम ढूंढने गई थी, लेकिन मुझे बाथरूम कहीं नहीं मिला। तभी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर आयुष्मान, अरे ये है हमारे बेडरूम से अटैच आलीशान वॉशरूम। वॉशरूम मतलब? अरे वॉशरूम मतलब बाथरूम। मैंने कभी ऐसा बाथरूम नहीं देखा ना, इसीलिए मैं पहचान नहीं पाई। मेरे घर के छोटे बाथरूम में एक नल लगा है, उसके नीचे बाल्टी रखी है और बस। अरे चलो मैं तुम्हें वॉशरूम के बारे में बताता हूँ।
अब नहा धोकर नई साड़ी और शादी वाले गहने पहनकर स्वाति किचन में जाती है, जहां इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर दम बिरयानी का बड़ा सा बर्तन और किचन की जल रही सभी लाइट्स को देखकर। इस हवेली के लोग बिजली की बचत करना जानते ही नहीं है, बेवजह ही लाइट चालू करके रखते हैं। ये सोचकर स्वाति वॉल में लगे सभी स्विच ऑफ कर देती है, जिसमें इलेक्ट्रिक चूल्हे का स्विच भी था। स्विच ऑफ करने के बाद स्वाति किचन से बाहर जाती है। उसे किचन से बाहर जाते हुए हेड ऑफ द सर्वेंट, वो टाई लगाए, ब्लैक कोट और पैंट पहने संतोष देख लेता है। अरे ये छोटी बहू रानी किचन में क्या कर रही थी? सुबह के नाश्ते के बाद हॉल की तरह ही फर्निश डाइनिंग हॉल में बैठे स्टाइलिश कुर्ता पजामा पहने पृथ्वीराज जी, विवेक और आयुष्मान, स्टाइलिश साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी पहने आस्था, स्वाति और अंजलि, और स्टाइलिश वेस्टर्न गाउन पहने रत्ना को ब्लैक एंड व्हाइट कोट पैंट मतलब सर्वेंट ड्रेस पहने काजल, मुस्कान, अजय और रोहन शाही पनीर, दही बड़ा, आलू पराठा, मशरूम और सब्जी और तंदूरी रोटी सर्व करते हैं। लास्ट में संतोष सबको दम बिरयानी सर्व करता है। दम बिरयानी का पहला बाइट लेते ही पृथ्वीराज जी, अरे आप इस हवेली के सबसे भरोसेमंद और सबसे पुराने सर्वेंट हैं, और आप ही से इतने स्पेशल ओकेजन पर गलती हो गई। कौन सी गलती सर? आपकी बनाई ये दम बिरयानी अच्छे से नहीं पकी। ये कैसे हो गया? ध्यान रहे आगे से ऐसी गलती ना हो। संतोष को डांट पड़ती देखकर उसके नीचे काम कर रहे सभी सर्वेंट उस पर हंसते हैं। तभी स्वाति की तरफ देखकर संतोष, मैंने इसे किचन से बाहर निकलते हुए देखा था, जरूर इसी ने स्विच ऑफ किया होगा। इस लड़की की औकात मेरे सामने खड़े होने तक की नहीं है, और आज इसकी वजह से मुझे पहली बार डांट पड़ी, और ये सब भी मुझ पर हंस रहे हैं। मैं अब इसे इसकी औकात दिखाऊंगा। बहू जल्दी से खाना खा लो, फिर अपने खानदानी परंपरा के अनुसार तुम्हारे हाथों शहर के गरीबों को तोहफे भी तो बांटने हैं। न जाने तुम्हारे हाथों आज किस किस की किस्मत चमकेगी। तोहफे पाने की उम्मीद में सुबह से ही शहर के लोग हर्षवर्धन बंगले के गार्डन में इकट्ठा होने लगे थे। लंच करने के बाद पृथ्वीराज जी अपनी छोटी बहू स्वाति के हाथों उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर, सोने के सिक्के और कपड़े बंटवाते हैं। उस भीड़ में मैले कपड़े पहने शामिल ललित और लखन को स्वाति प्रॉपर्टी के पेपर देती है। इस हवेली के लोग सच में बहुत बड़ा दिल रखते हैं, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अरे भगवान करे इस हवेली में हमेशा खुशियां बनी रहे और हम जैसे गरीबों का भला होता रहे। जिस समय स्वाति गरीबों लोगों को तोहफे बांट रही होती है, उसी समय अंजलि के कमरे में जाकर आयुष्मान, भाभी जी आप ही ने मेरी शादी एक कमरे के घर में रहने वाली लड़की से करवाई है। अब आप ही उसे इस घर के तौर तरीके सिखाइए। उसे कुछ भी नहीं आता है, सुबह बाथरूम ढूंढ रही थी। आप चिंता मत करिए देवर जी, मैं अपनी देवरानी जी को सब सिखा दूंगी। लोगों को तोहफे बांटकर स्वाति के फ्री हो जाने के बाद संतोष को साथ लेकर अंजलि स्वाति को हर्षवर्धन बंगले के हर एक कमरे में ले जाकर उसके बारे में बताती है। शुरुआत हॉल की लाइटिंग से करती है। स्वाति को हॉल ले जाकर अंजलि ताली बजाती है तो लाइट हॉल की ऑन हो जाती है। ये देखो देवरानी जी, ये हमारे घर की लाइटिंग है जो आवाज से भी चलती है, ताली से भी और बोलने से भी ऑन और ऑफ होती है। तभी स्वाति को मिनी थिएटर ले जाकर अंजलि, देवरानी जी ये है इस घर का मिनी थिएटर। यहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठकर लेटेस्ट रिलीज मूवीज और वेब सीरीज देखते हैं। तुमने डाइनिंग हॉल तो देख ही लिया है, अब मैं तुम्हें बंगले की लिफ्ट दिखाती हूँ। स्वाति को हॉल में लगी लिफ्ट के पास ले जाकर अंजलि, ये है इस हवेली की लिफ्ट, बटन दबाओ और हवेली के किसी भी फ्लोर में आओ जाओ। इस तरह अंजलि स्वाति को हवेली के हर कमरे में ले जाकर वहां की हर एक फैसिलिटी जैसे गेमिंग, एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशंस के बारे में बताती है और इसके इस्तेमाल के बारे में भी बताती है। और फिर हॉल में आकर अंजलि से स्वाति, जेठानी जी इतनी सारी मशीनों और लाइट्स में काफी बिजली खर्च होती होगी ना? अब बिजली के बिल की चिंता मत करो देवरानी जी, बस हर्षवर्धन बंगले की सभी फैसिलिटीज का मजा लो। उन दोनों से कुछ दूरी पर खड़ा स्वाति की बात सुनकर संतोष, बिजली बचाने का बहुत शौक है ना तुझे, मैं अब तुझे बताता हूँ। अंजलि कहाँ हो, जरा रूम में आना। अब संतोष जी आपको बंगले का गार्डन दिखाएंगे। देवरानी जी मेरा बुलावा आ गया। अंजलि के वहां से जाने के बाद संतोष, यही सही मौका है अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। छोटी बहू ये लिफ्ट ना हमेशा चालू रहती है, बहुत बिजली खाती है, इस्तेमाल ना होने पर इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैं तो नौकर हूँ, बिना मालिक की इजाजत के बंद नहीं कर सकता। संतोष की बात सुनकर स्वाति लिफ्ट का बटन बंद कर देती है। उसके बाद संतोष स्वाति को वहां से लेकर गार्डन की तरफ जाता है। उस वक्त लिफ्ट में आस्था जी और पृथ्वीराज जी थे लिफ्ट के अंदर से। अरे ये लिफ्ट किसने बंद की, कोई है? लिफ्ट चालू करो। पृथ्वीराज की आवाज सुनकर संतोष गार्डन से भागकर हॉल में लगे लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट का बटन ऑन करता है। लिफ्ट नीचे आने के बाद लिफ्ट से बाहर निकलकर पृथ्वीराज जी और आस्था जी, ये लिफ्ट किसने बंद की थी संतोष जी?
अरे सर, लिफ्ट का बटन छोटी बहू रानी ने बंद कर दिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहू ने ऐसा क्यों किया होगा? पहला तीर तो निशाने पर लगा, अब दूसरे की बारी है। किचन में इलेक्ट्रॉनिक स्टोव पर रखे बर्तन में चाय उबल रही थी। संतोष वहीं पास ही खड़ा हुआ था। तभी संतोष को ढूंढती हुई स्वाति वहां आती है। आप मुझे गार्डन में अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आ गए संतोष जी? छोटी बहू रानी, आपने जिस समय लिफ्ट का बटन बंद किया था उस समय लिफ्ट में आपकी सास और ससुर जी थे। वो बहुत घबरा गए थे। उन्हें अब चाय पीनी है तो बस वही बना रहा हूँ। इतना बोलकर संतोष सिंक में रखे झूठे बर्तन धोने लगता है। अरे, मैं चाय में शक्कर डालना तो भूल ही गया। बिना शक्कर की चाय कौन ही पिएगा। संतोष की बात सुनकर स्वाति चाय में शक्कर डालकर किचन से अपने रूम में चली जाती है। संतोष वही चाय छान कर हॉल में बैठे पृथ्वीराज जी और आस्था जी को लेकर जाता है। चाय का पहला घूंट पीते ही पृथ्वीराज जी, आपको तो पता है ना संतोष जी, मुझे डायबिटीज है, फिर चाय में शक्कर क्यों डाली? अरे, मैंने तो नहीं डाली सर, ये काम आपकी छोटी बहू का है। छोटी बहू, हॉल में आओ। पृथ्वीराज की आवाज सुनकर कुछ ही देर में स्वाति हॉल में उनके पास आती है। बहू, तुम्हें चाय में शक्कर डालने को किसने कहा था? किसी ने नहीं पापा जी, मैंने तो बस संतोष जी की मदद। इस हवेली में इतने सारे नौकर हमारे काम करने के लिए ही है, तुम्हें उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से हम लिफ्ट में फंस गए थे और अभी तुमने चाय में शक्कर डाल दी। अब तुम्हें अपने तरीके बदलने होंगे। अपने ससुर की बातों की वजह से स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो मजा आ गया। अब अगली चाल की बारी है। अब ऐसे ही सोचता हुआ संतोष वहां से चला जाता है। वहीं अंजलि स्वाति को हवेली के सभी तौर तरीके, जैसे कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे बात करना है, ये सब सिखा देती है। उसे स्टाइलिश भी बना देती है। स्वाति अंजलि को बड़ी बहन मानने लगती है और उसकी हर बात मानती है। एक दिन हॉल में बैठे बनारसी साड़ी और उसकी मैचिंग ज्वेलरी पहने आस्था और कोट पैंट पहने पृथ्वीराज जी और आयुष्मान। अब तुम्हें जाना होगा, आखिर कब तक इंतजार करोगे? हाँ ठीक है, मैं बहुत ही जल्द स्वाति को अपने साथ ले जाऊंगा। आप सारे पेपर वर्क कंप्लीट करवा दीजिए। वो तीनों जब आपस में बातें कर रहे थे तभी वहां अंजलि आ जाती है, लेकिन सिर्फ अधूरी बात सुनकर भागकर स्वाति के रूम में जाती है। उस समय स्वाति अपने रूम में आईने के सामने खड़ी साड़ी पहने ज्वेलरी पहन रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, सासू माँ या पापा जी जो कुछ भी कहे, तुम यहाँ से कहीं भी जाने को तैयार मत होना। उनसे साफ कह देना कि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर हुआ क्या जेठानी जी, आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? बस इतना समझ लो देवरानी जी, मैं तुम्हें इस हवेली में जिस काम के लिए लाई थी, अब वो काम करने का वक्त आ गया है। छोटी बहू, जरा हॉल में आना, तो कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आस्था जी की बात सुनकर स्वाति के साथ अंजलि भी हॉल में जाती है। बहू, तुम्हारी शादी को काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब तक तुम कहीं बाहर घूमने नहीं गई। बताओ कहाँ जाओगी? स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिसे जो करना है कर ले, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहू, ये तुम कैसे बिहेव कर रही हो? ये कैसी जिद है? मुझे जेठानी जी ने हवेली से बाहर जाने से मना किया है, इसीलिए मैं यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ी बहू, तुमने छोटी बहू से ऐसा क्यों कहा? पापा जी, मैंने आपकी और सासू माँ की सारी बातें सुन ली थी। मैं इस हवेली का बंटवारा हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये तुम क्या कह रही हो? बड़ी बहू, ऐसा हमने कब कहा? मैंने उस दिन आपकी बातें सुनी। आप कह रहे थे बंटवारा कर देंगे, अलग कर देंगे। अच्छा, तुम उस दिन की बात कर रही हो। उस दिन मैं और तुम्हारे ससुर जी एक साथ नॉवेल पढ़ रहे थे। एक लाइन में वो पढ़ रहे थे, दूसरी में मैं। शायद वही तुमने सुना होगा। हम बंटवारा कर देंगे, अलग कर देंगे। सही कहा ना बहू? हाँ, मैंने यही बात सुनी थी। तुम भी ना बहू कुछ भी सोच लेती हो। हमसे एक बार तो बात कर लेती। मैंने सोचा आप दोनों हर्षवर्धन बंगले के बंटवारे की बात कर रहे हो, और मैं नहीं चाहती थी कि बंगले का बंटवारा हो, इसीलिए मैंने एक कमरे वाली गरीब लड़की को अपनी देवरानी बनाया। ये तुमने क्या किया बहू? अंजलि स्वाति से अपनी पहली मुलाकात के बारे में सबको बताती है। स्वाति उस दिन घर का बंटवारा ना करने की बात कर रही थी। उसकी इसी बात से इम्प्रेस होकर मैंने इसे अपनी देवरानी बना लिया ताकि हर्षवर्धन हवेली का बंटवारा ना हो सके। मैं बेवजह ही खुश हो रही थी कि मुझे इतना बड़ा परिवार मिला, सब इतना प्यार करते हैं। मेरी जेठानी मुझे छोटी बहन मानती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जेठानी जी मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैं सच में आपको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अब जब मुझे पता चल गया कि मुझे इस हवेली में किस लिए लाया गया था, तो मुझे लगता है कि यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो देवरानी जी? वैसे भी यहाँ के नौकर भी मुझसे ज्यादा हैसियत रखते हैं। मैं जानती हूँ कि संतोष जी मुझे पसंद नहीं करते। उस दिन मेरी गलती की वजह से उन्हें डांट पड़ी, जिस वजह से वो आप सबकी नजरों में मुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे।
मैं सब जानती हूँ, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज करके मैंने कभी कुछ नहीं बोला। वहीं पास ही खड़ा संतोष स्वाति की सारी बातें सुन रहा था। तभी स्वाति के पास आकर संतोष, मुझे माफ कर दो छोटी बहू रानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बहुत गलत समझा। इस हवेली में रहकर भूल गया था कि मैं भी एक नौकर ही हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे आप सब माफ कर देना। देवरानी जी, जो हुआ वो मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो। बड़ी बहू एकदम ठीक कह रही है। छोटी बहू, अब तुम भी हर्षवर्धन हवेली की बहू हो और यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। भले ही एक गलतफहमी की वजह से एक कमरे के घर में रहने वाली बड़े बंगले की बहू बन गई थी, लेकिन बड़े बंगले में रहने वालों ने बड़ा दिल दिखाकर उसे अपने खानदान का हिस्सा मान लिया।